यूं तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अभी लगभग 2 साल शेष है, पर आज कुछ ऐसा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खबर आई जिससे लग रहा है कि जो विधानसभा चुनाव है 2027 का, उसकी गोटियां बिछनी शुरू हो गई और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई। इसमें महत्वपूर्ण बात यह भी कि आमतौर पर जो चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा के चाहे विधानसभा के, तो उसके जो पहले चरण है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होते भी हैं। तो ऐसे में जो चुनाव की टोन सेट करने की बात है वो आमतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। मेरे पास दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, श्री रविंद्र राणा जी, श्री राजेश शर्मा जी, और आज इस मुद्दे पे जो हम बैठे हैं बात करने, इसलिए कि दो पश्चिम के बड़े नेता, बड़े मुस्लिम चेहरे, पूर्व सांसद अमीर आलम और उनके बेटे नवाजिश आलम, जो अब तक राष्ट्रीय लोकदल में जयंत चौधरी की पार्टी है, पश्चिम की बड़ी पार्टी, उसमें थे, अब वो आजाद समाज पार्टी में जा रहे हैं। ये महज छोटा सा किसी एक नेता का दूसरी पार्टी में जाने भर की बात नहीं है। ये पूरे चुनावी हवा और भविष्य में क्या पश्चिम में बदलाव होंगे उसका संकेत दे रही है, और मुझे लगता है हवा और तेज चलेगी। ये हवा कितनी तेज चलेगी, इस हवा में किस किस तरह से राजनीतिक गलियारों में पेड़ों से पत्ते गिरेंगे और झड़ेंगे, इसके लिए दो पत्रकार जैसे मैंने बताया, रविंद्र राणा जी और राजेश शर्मा जी मेरे साथ हैं। तो राणा जी, आप जैसे आज की खबर है अभी, और 2 तारीख को शामिल होंगे दोनों पिता पुत्र की जोड़ी जो है, आपको क्या लगता है इसके क्या निहितार्थ हैं, क्या मतलब है पश्चिम की राजनीति में इसकी? देखिए, नवाजिश आलम बुढ़ाना से एमएलए रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से थे एमएलए तो वो, और बाद में ये लोग शामिल हुए, उनके पिता और वो अमीर आलम उनके पिता। अमीर आलम साहब जो है वो कैराना से एमपी रहे, एक बार राज्यसभा में रहे, और मुजफ्फरनगर शामली की अलग अलग सीटों से वो 3 बार एमएलए रहे, 2 बार थाना भवन से। और इस पूरे सियासत में उनके सामने बड़ी मुश्किल तब खड़ी हुई जब 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। चूंकि पूरे वेस्टर्न यूपी के जितने मुस्लिम लीडर्स थे, पोलराइजेशन इस कदर हुआ 2013 के बाद के सारे इलेक्शंस में, वो चाहे विधानसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, कि बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स संकट में पड़ गए। उसके बाद से ना अमीर आलम कोई चुनाव जीत पाए और ना ही नवाजिश आलम कोई चुनाव जीत पाए। पिछले 8 साल से लगभग आरएलडी में थे, टिकट की दावेदारी कर रहे थे। अमीर आलम तो इस समय काफ़ी सीनियर लीडर हैं, एज वाइज भी सीनियर हैं, तो वो अपने बेटे के लिए चाहते थे बेसिकली कि आरएलडी से विधानसभा का चुनाव में टिकट मिल जाए, आरएलडी से फिर लोकसभा में भी कोशिश कर रहे थे वो, लेकिन बात नहीं बन पाई। कुल मिलाकर के अब स्थिति ये बनी है कि वो आज़ाद समाज पार्टी में जा रहे हैं, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया, डिक्लेयर कर दिया। 2 तारीख को गढ़ीपुख्ता उनका गांव है, उसमें एक जनसभा करेंगे, और संभावना ये है कि आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर उसमें आएंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। दरअसल ये खाली इतनी घटना नहीं है कि एक पिता पुत्र, एक पूर्व एमएलए और एक एमपी उधर जा रहे हैं आरएलडी छोड़ के। ये आरएलडी के लिए तो एक झटका है ही, क्योंकि आरएलडी इधर हाल के कुछ दिनों में 2-3 इस तरह के नेता छोड़ चुके हैं। पहले शाहिद सिद्दीकी ने छोड़ी थी, वो राज्यसभा में रहे पहले। उनके बाद मेराजुद्दीन साहब ने छोड़ी थी, कांग्रेस चले गए थे, हालांकि उनका निधन हो गया, वो नहीं है। और अब अमीर आलम और उनके बेटे नवाजिश आलम ने छोड़ा आरएलडी को। महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जहां गए हैं आजाद समाज पार्टी में, नहीं, मैं इसमें राणा जी आपको बिल्कुल टोकूंगा। जितना महत्वपूर्ण उनका जाना है, मैं आपसे पहले जानना चाहता हूँ जहां गए उससे पहले कि जहां से जा रहे हैं उनके लिए, खासतौर से जयंत चौधरी पश्चिम के बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके लिए कितना बड़ा झटका है। और जो आरएलडी में अभी भी कुछ मुस्लिम चेहरे हैं, जयंत चौधरी ने भाजपा से गठबंधन में जाने के बाद भी ये कोशिश करी कि वो जो उनका सालों पुराना, एक जमाने में उनके उनके पिताजी का भी है, उनके दादा के जमाने, चौधरी साहब के जमाने में वोट बैंक होता था जिसमें मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक था। तो जयंत चौधरी ने कई बार बीच में कोशिश करी कि वो इसको बचा के रखें, और खासतौर से जो सपा के नेता थे जो जयंत की सीट से लड़े, वो भी अभी हैं। तो ऐसे में पहले मैं इस पे जानना चाहूंगा कि वो ये कितना, और जो बचे कुचे हैं या जो कई बड़े नाम भी हैं उसमें, मैं नाम नहीं ले रहा अभी, तो क्या अब ऐसा माना जाए कि जो भाजपा से गठबंधन के साथ ही लगता है राष्ट्रीय लोकदल चुनाव लड़ेगी 2027 का, गठबंधन में है अभी और लड़ेंगे भी, तो कुछ और चेहरे जाएंगे, फिर हम इस बात पे आएंगे कि वो आसपा
में जाने का निहितार्थ देखिए, है? इसमें दो चीजें होती हैं। पॉलिटिकल लोग जो है अपना बेनिफिट पहले देखते हैं, कोई भी दल तय करने से पहले। हम्म, ये इनका एक अपना जनाधार तो रहा ही है। हम्म, भाई आप समझिए कि शामली और मुजफ्फरनगर की दोनों जिलों की 4 सीटों से पिता पुत्र दोनों एमएलए रहे। हम्म, एक बार मोरना से अमीर आलम रहे, 2 बार थाना भवन से रहे, और नवाजिश जो हैं बुढ़ाना वो बुढ़ाना से रहे। तो 4 सीटों से एमएलए रहे, एक बार लोकसभा रहे, राज्यसभा रहे। तो जाहिर सी बात है उनकी कम्युनिटी में उनका अपना एक वजूद है, उनका अपना एक नेटवर्क है। अब ये पूरा नेटवर्क और ये पूरा वजूद एज इट इज पूरा शिफ्ट हो जाएगा, ये भविष्य की बातें हैं। चूंकि लंबे समय से तो वो सत्ता से बाहर हैं, 8 साल से तो उनको कोई टिकट हाँ, आरएलडी में मिला नहीं मिला नहीं। इधर। तो जब नेता धीरे धीरे पीछे जाता है, सत्ता उसके पास नहीं होती है, तो लोगों को ओबलाइज करने की, टीम बनाने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे वीक पड़ती चली जाती है। लेकिन फिर भी कास्ट का एक रोल होता है, पुराने कद का एक रोल होता है, आपके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आधार का एक रोल होता है। तो निश्चित तौर पर आरएलडी के लिए ये एक झटका तो है ही। रही बात इसकी कि भविष्य में क्या कुछ और मुस्लिम नेता जो है आरएलडी छोड़ के जा सकते हैं, तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल 2 कद्दावर मुस्लिम नेता आरएलडी के पास हैं जो उनके एमएलए भी हैं। सिवाल खास से हाजी गुलाम मोहम्मद जो पहले समाजवादी पार्टी के एमएलए थे, और वो टिकट के वक्त आरएलडी में आए और अब आरएलडी के एमएलए हैं। और अशरफ अली जो थाना भवन के विधायक हैं। तो अगर अशरफ अली और गुलाम मोहम्मद साहब को ये लगेगा कि उनका टिकट सुरक्षित है, रिपीट हो सकता है, तो इक्वेशन मुझे लगता है कि फिलहाल का इक्वेशन ऐसा है कि उसमें वो बदलने नहीं जाएंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता है कि टिकट कटता है, तब इफ बट्स हो सकते हैं। हालांकि अशरफ अली जो हैं उनकी जो फैमिली है वो एक पुरानी पॉलिटिकल फैमिली है, लीगेसी वाली। उनकी ताऊ कैराना से पहली बार के एमपी रहे, राज्यसभा रहे, एमएलए भी रहे वो, और खुद दूसरी बार के विधायक अशरफ अली भी हैं। तो और वो लगातार चौधरी चरण सिंह और फिर चौधरी अजीत सिंह और जयंत के साथ ही बने रहे, कहीं इधर उधर गए नहीं। तो उनकी एक पुरानी बॉन्डिंग है। लेकिन फिर भी राजनीति में संभावनाएं तो असीम होती हैं, और क्रिकेट की तरह निश्चितताओं का खेल है। अपने नफे नुकसान को देखते हुए पॉलिटिकल लोग डिसीजंस लेते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता ऐसा कि आरएलडी के जो दूसरे नेता हैं, विधायक रहते हुए जाने की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं बनती कि मेंबरशिप चली जाएगी। जी। चुनाव बहुत करीब आएगा, उस वक्त कोई डिसीजन लेंगे, इस पे डिपेंड करेगा कि टिकट्स रिपीट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो अभी बहुत कुछ देखा जाना बाकी है। और ये वेस्टर्न यूपी में जो मुस्लिम लीडर्स में एक छटपटाहट है, लंबे समय से जीत नहीं मिल रही मुस्लिम नेताओं को वेस्टर्न यूपी में, तो ये उस बेचैनी का भी रिजल्ट है। वो चाहते हैं कि उनका वजूद हो, एक बड़ा एक जलवा रहा अमीर आलम का एक समय में। आप समझिए कि लोकसभा में रहना, राज्यसभा में रहना, 4 एक ही जिला होता था शामली मुजफ्फरनगर, तो मुजफ्फरनगर की 4 सीटों से एमएलए रहना, जिस तरह से कादिर राणा फैमिली का एक पूरा सिक्का चला एक समय में, ऐसे ही अमीर आलम फैमिली का भी एक अपना वजूद वहाँ की सियासत में रहा। लेकिन वो लंबे समय से क्राइसिस फेस कर रहे हैं। अब आते हैं जो आप बात कर रहे थे कि वो आसपा में जा रहे हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी। चूंकि आजाद समाज पार्टी इस समय बड़ी तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है। दलितों के बीच एक बड़े हिस्से को उन्होंने तोड़ा है। इसका सबूत ये भी है, ये इससे भी पता चलता है कि नगीना में वो जीते और बसपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। चंद्रशेखर आजाद वहां से एमपी बन के चले गए। उपचुनाव होते हैं जब 9 सीटों पे यूपी की, तो उनमें भी कई सीटों पर, मोरना समेत वेस्टर्न यूपी में कई सीटों, मीरापुर समेत जो पहले मोरना होती थी, मीरापुर समेत कई सीटों पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। नहीं, जितना जैसी उम्मीद जताई जा रही थी वैसा तो शायद नहीं रहा मीरापुर। हाँ, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण रही कि बसपा के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई, और उनका प्रत्याशी जो है वो फाइट में रहा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अब ऐसे में जब वो दलित वोटों के बड़े हिस्से में सेंध लगा रहे हैं, और उभरते हुए नेता हैं, दलितों के यूथ, उनकी जो एस्पिरेशंस हैं यूथ की, दलितों की, उनको फुलफिल करते हैं चंद्रशेखर, मौके पे जाते हैं, लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करी है चंद्रशेखर, लगातार कर रहे हैं दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश। तो मुस्लिम लीडर्स के सामने भी ये क्राइसिस है कि इस दौर में जब पोलराइजेशन हो जाता है इलेक्शंस में, तब इसको रोकने में
कौन पार्टी कामयाब हो सकती है जिसके साथ वो खड़े हो जाएं, वो ये तलाश रहे हैं इस समय संभावनाएं। तो मुझे लगता है कि इस तौर पर उनका चयन फिलहाल की परिस्थितियों में महत्वपूर्ण समीकरण तय कर सकता है उत्तर प्रदेश वेस्टर्न यूपी की पॉलिटिक्स में। और आने वाले समय में चूंकि चंद्रशेखर अभी, जहां तक मेरी जानकारियां हैं, वो पंचायत चुनावों में एंट्री करने जा रहे हैं। तो पंचायत चुनावों में वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे पिछड़ी जातियों के साथ मुस्लिम कैंडिडेट्स का, और बेस उनका दलित रहेगा। तो इस आधार पर अगर वो कुछ प्रत्याशी उतारेंगे तो निश्चित तौर पर वो कहीं ना कहीं पेनिट्रेट करेंगे पंचायत पॉलिटिक्स में, ग्रास रूट पे जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से एक धड़ा तो ये हुआ जो आज हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी वेस्टर्न यूपी में। एक धड़ा हुआ समाजवादी पार्टी, उनके साथ कांग्रेस रहती है। आम आदमी पार्टी ने इधर कोई बहुत काम भी नहीं कामयाब किया भी है नहीं हुए, और बहुत कोशिश क्यों उन्होंने कामयाब भी नहीं हुए, कोशिश भी संगठन है की। उनका, हाँ, हालांकि कोशिश भी नहीं की, तफसील में लेकिन संगठन है, हाँ, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं कोशिश भी की उन्होंने, लेकिन और लगता रिजल्ट्स भी नहीं नहीं। है कि वो कहीं हाँ, विधानसभा चुनाव में कोई जी फैक्टर होंगे, जी ऐसा लगता जी, नहीं। निश्चित हालांकि तौर उनका संगठन जरूर है सभी जरूर है। जगह। अब बीएसपी बसती है या फिर आजाद समाज पार्टी बसती है, या ओवैसी साहब की पार्टी बसती है। तो ओवैसी साहब की पार्टी के सामने भी यही क्राइसिस है कि वो मुस्लिम्स के साथ अदर्स का कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे इधर। यही क्राइसिस बीएसपी के साथ है। मायावती जी इस समय एक तो वो उतना एज फैक्टर भी है नहीं, उनके साथ। लेकिन मैं इस पर राजेश जी आपसे जानूंगा, शर्मा जी, कि क्या जैसे राणा जी बता रहे हैं, तो क्या ये मान लें कि दलितों का इतना बड़ा वर्ग, जो अभी राणा जी ने आखिरी बात बोली जो थोड़ी अधूरी रह रही, कि मायावती जी के बहन जी के साथ भी ये संकट है कि शायद दलित कहीं चंद्रशेखर पर न चले जाए, तो आपको लगता है कि क्या इस कदर हो जाएगा कि बसपा जो इसका एक बड़ी पार्टी है, दलितों की बड़ी नेता है बहन जी, तो इस चुनाव में क्या 27 तक आते आते सब शिफ्ट हो जाएगा चंद्रशेखर पे? देखो सर, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव के लगभग 2 साल हैं। 2027 में चुनाव है और अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, राणा जी ने भी, तो रालोद रालोद में जितने भी मुस्लिम नेता हैं, अभी चूँकि आज अमीर आलम और उनके बेटे नवाज़िश आलम आज़ाद समाज पार्टी में चले गए, और आप देखो कि अमीर आलम बड़े नेता रहे हैं। वो चौधरी साहब के ज़माने के नेता थे। चौधरी चरण सिंह साहब के पक्ष चुनाव भी चले हैं, वो लगातार कहते भी थे हर रैली में। और अब ये उस समय की उपज है अमीर आलम साहब, जब 2013 में दंगा हुआ मुजफ्फरनगर में। ऐसे एकमात्र नेता चौधरी अजीत सिंह जी थे जिन्होंने इसे संभालने का प्रयास किया, कि और दंगे के बाद में जिस तरह का उन्होंने बीज बोया, मतलब एक फसल बोई कि भाई सब लोग एक मंच पे आएँ, और कहा भी, फिर लाए भी अमीर आलम आए भी, फिर उसके बाद दंगे में चले गए, सपा में थे, फिर आए सब बड़े नेता जो पुराने थे। और चूँकि वो 2 बार के, वो एक बार कैराना सांसद रहे, एक बार समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद भी रहे, मोरना सीट होती थी वहाँ से वो विधायक रहे सपा से, चरथावल से वो मुझे लगता है 2 बार विधायक रहे, थाना भवन से विधायक रहे। तो उनका अपना वजूद है। उनका बेटा उस समय लगभग 27-28 साल का होता है, वो उनके बल पे बुढ़ाना से विधायक बन जाता है। तो अभी उनके सामने एक ऑप्शन ये है, आज़ाद समाज पार्टी के जी सामने, जी एक परसेप्शन का खेल है भाई साहब। जब हम 2022 का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट देखते हैं, जब हम 2024 के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का रिजल्ट देखते हैं, तो दोनों रिजल्ट में चूँकि 2022 में एक वो दौर था बसपा सुप्रीमो मायावती का, कि 2007 में वो 206 सीट ले आती है उत्तर प्रदेश में, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाती है। और नहीं, 2000 वो तो देखिए, नहीं, वो सत्ता ये जो बदलती परसेप्शन रहती है, इससे बना हुआ है वेस्ट लेकिन यूपी मैं का। जो लेकिन जो वोट बैंक है, देखिए बहन जी, वो बहुत सारे फैक्टर हैं कि अगले चुनाव में ऐसे तो सपा भी हारी, किसी ना किसी को कई बार हार के बाहर होना ही है अलग अलग वजहों से, लेकिन जब मूल वोट बैंक की बात करें, जो अभी जिस मोमेंट पे हम बात कर रहे हैं कि अमीर आलम और नवाजिश आलम आरएलडी छोड़ के आसपा में जा रहे हैं, तो सवाल है कि आसपा ही क्यों? फिर जो राणा जी ने कहा कि बसपा की स्थिति, क्या मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या आपको लगता है, पूरे मीरापुर चुनाव में लगातार है कि असपा धीरे धीरे बसपा के वोट बैंक को मेजोरिटी में अपनी ओर कर लेगी? देखिए, युवाओं में उनकी लोकप्रियता है चंद्रशेखर की, ये सब देख चुके हैं। नगीना चुनाव जीतना ही अपने आप में एक बड़ा उदाहरण था, लेकिन फिर भी एक अभी भी लोग मन में रहता है कि बहन जी बड़ी नेता है, बड़ा संगठन है, अभी भी बड़े नेता बसपा के पास हैं, तो कई बड़े चेहरे हैं। तो क्या ये जो हवा है, ये जो 2 नेता जा रहे हैं, इस हवा को असपा की तरफ ज्यादा बढ़ाएंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो जो आरएलडी में इसमें मुस्लिम नेता हैं, वो
वो उस मानसिक रूप से आरएलडी के साथ नहीं है। उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि कुछ मिल जाए, और मुझे लगता है कि अगर 2027 तक, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, 2027 तक गठबंधन आरएलडी का बीजेपी से होता है, तो उससे पहले नेता अपने रास्ते टटोल लेंगे। जहाँ तक आज़ाद समाज पार्टी का मामला है, आज़ाद समाज पार्टी के सामने सबसे पहला ऑप्शन वो है, वे बड़े नेता जो आरएलडी में हैं, जिनको कोई ठिकाना नहीं है। और इन लोगों का, जो बड़े नेता हैं, मुस्लिम नेता, इनके लिए बड़ा ऑप्शन ये है। क्यों चुना इन्होंने आरएलडी को? इसलिए चुना कि मुस्लिम वोट उनका अपना है, प्लस जाट वोट। जब दो वोट एक साथ मिलते हैं तो फिर समीकरण बनते हैं। अब उन्हें ये पता है कि लगातार बसपा का लगातार डाउन होना और आज़ाद समाज पार्टी का लगातार उठना, तो ये पता है कि जो बड़ा वोट बैंक है, उन्हें यही पता है कि जब चंद्रशेखर खड़े होंगे तो जो दलितों का बड़ा वोट बैंक है वो तो आएगा आएगा। ये बड़े लीडर हैं, इनके साथ में इनका अपना वोट बैंक आएगा। तो अब सबसे ज़्यादा जो प्रासंगिकता है इनके लिए आज़ाद समाज पार्टी है। और अभी तो चूंकि आज हमने अमीर आलम जी को और नवाजिश आलम को देखा है, अभी हम देखेंगे 2027 तक के बहुत बड़े बड़े चेहरे इधर उधर जाएंगे। और पश्चिम में, नहीं, वो चूंकि तो पश्चिम तो में क्या ऐसे में जी दलित मुस्लिम जो समीकरण है वो बहुत प्रभावशाली है। ऐसा आपने देख लिया होगा, आपसे पहले चुनाव में देखा है, आपने 2007 में देखा कि कितना समीकरण है। ये जो सारी पश्चिम की जो बड़ी बड़ी विधानसभा थी, जहाँ कल्पना नहीं कर सकते थे कि क्या बसपा का विधायक बन जाएगा, तो वहाँ दलित प्लस मुस्लिम का जो समीकरण था वो इतना प्रभावी हुआ, सबके छक्के छुड़ाए उन्होंने और बने भी हैं। तो ऐसा समीकरण उनके मन में ये बात होगी कि भाई आज़ाद समाज पार्टी के पास में एक ऐसा वोट है, मुट्ठी वाला वोट, वो उनके साथ चला जाएगा, प्लस उनका वोट। तो चूंकि राजनीति में वही कामयाब है, मेरे जब उन नेता के अलावा सामने वाला पार्टी का वोट होगा। तो जब हम बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी के पास एक बड़ा वोट बैंक है। सपा की बात करें तो सपा के पास यहाँ एक बड़ा वोट बैंक पश्चिम में नहीं है। सपा में अगर यहाँ कोई चुनाव लड़ता है तो उसका वोट बैंक है। ऐसा नहीं है कि टोटल अगर हम अल्पसंख्यक वोटर की बात करें तो सारा सपा की वजह से चला जाएगा। हाँ, बसपा का जैसे था, जैसे नेटवर्क था, और अब बसपा का है। अब ये विश्वास होता है, इतना कॉन्फिडेंस होता है लेवल को कि अगर मैं बसपा में जाऊंगा तो आने वाले समय में मुझे सिर्फ अपना अपना वोट इकट्ठा करना है। वो सामने बड़ा वोट वहाँ है, बड़ा वोट है, दलित बड़ा वोट पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। नहीं, लेकिन राणा जी, मैं इस पर आपसे आ रहा हूँ कि इससे एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक के बंटवारे की शुरुआत भी यहाँ से मान लीजिए। मैं पर्सनली, मुझे नहीं लगता कि इस कदर एक तरफा ही हो सकता है, और बसपा का ट्रांजिशन पीरियड है, ट्रांजिशन पीरियड है, ये भविष्य में हो सकता है, पर अभी ये कहना बसपा को साइन आउट नहीं कर सकते, 27 में भी नहीं कर सकते, अगले 2 साल में भी। तो ऐसे में एक सवाल ये भी है कि जो हम मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे कि जो दूसरे नेता हैं मुस्लिमों के, चाहे वो सपा में भी क्यों ना हो, चाहे वो बसपा में भी क्यों ना हो, क्योंकि सपा में भी सपा का मुख्य वोट बैंक पश्चिम में मुस्लिम वोट है, और हर सीट पे कई मुस्लिम चेहरे दावेदार हैं। तो ऐसे में ये भी संभावना है कि जिनको टिकट नहीं मिलेंगे, जो लगेगा टिकट की रेस में पीछे हैं, तो अपने नए रास्ते ढूंढेंगे, तो उनके लिए भी आसपा एक मुफीद जगह हो सकती है, अलग अलग जगह। निश्चित तौर पे हो सकती है। और ये मुझे लगता है आरएलडी में तो बहुत लीडर्स अभी हैं भी नहीं, गिने चुने लोग हैं। ये सारी पार्टियों में हैं बेसिकली, अलग अलग जिलों में हम देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं किसी पार्टी में नहीं है, किसी ने अपनी छोटी पार्टी बना रखी है। जैसे लंबे समय से मेरठ में हम बात करें तो शाहिद अखलाक साहब जो है, उनकी फैमिली पूरी बाहर है। हाजी याकूब की फैमिली बाहर है, फिलहाल इलेक्शन में नहीं है। मुजफ्फरनगर में कादिर राणा की फैमिली बाहर है। नहीं, अभी वो तो सपा से चुनाव लड़े, चुनाव जरूर लड़े, लेकिन जीत नहीं पाए। तो असल बात ये होती है कि लीडर ये चाहता है कि वो सदन में जाए। बड़े नेताओं की और बड़े घरानों की कोशिश ये होती है कि वो सदन में एंट्री लें। और फिलहाल जिस तरह से वो लड़े भी वहां से, और उसके बाद जिस तरह की मुश्किलें उन्होंने झेली, और बाद में अब जो उसके प्रोस कॉन्स जो भी सामने आए हैं, उनको देखते हुए बिना किसी ठोस आधार के मुस्लिम नेता इलेक्शन लड़ने का डिसीजन भी नहीं ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने इलेक्शन से फिलहाल किनारा कर लिया, नहीं लड़े, लोकसभा में नहीं गए, कई विधानसभा में भी नहीं गए। अब वो उनकी कोशिश ये है कि विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया जाए, पहले इक्वेशन बनाया जाए, क्योंकि इलेक्शन बहुत महंगे हो गए हैं, खर्चा भी होता है, आपको सत्ता के खिलाफ लड़ना होता है, पूरी मशीनरी से भी लड़ना होता है। तो सबके अपने कारोबार भी हैं, काम धंधे भी हैं, दूसरी तरह की चुनौतियां भी हैं, उनको भी फेस करना होता है। तो ऐसे में जितने मुस्लिम लीडर्स हैं वो सुरक्षित पार्टियां ज्यादा तलाश रहे हैं, सुरक्षित कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो। अब इसमें जो बात है कि क्या सारे आसपा में ही चले जाएंगे,
या सपा से बहुतों को टिकट मिलेगा, या बहुतों कुछ आरएलडी में चले जाएंगे या कांग्रेस में चले जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये इस पे डिपेंड करेगा कि ये जो शिफ्टिंग अब धीरे धीरे हो रही है, जिसको हम देख रहे हैं सपा बसपा और आसपा के बीच में जो संघर्ष हम देख रहे हैं, इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी बहन जी ने आकाश को पहले मैदान में उतारा था, फिर पीछे कर लिया उनको। बहुत संभव है कि वो नए दौर की लीडरशिप, अभी उनके दूसरे भतीजे उनके साथ में दिखाई दिए वो उनके थोड़ी सी बर्थडे बात पे। एक्चुअली आकाश पर मैं इसलिए बात करना चाहूंगा कि मैंने जब आकाश को बोलते हुए सुना, आकाश बहुत बड़े चेहरे उस तरह से सामने नहीं है, पर लोकसभा चुनाव में जो उन्होंने एक दो सभाओं को संबोधित किया तो वो इम्प्रेसिव दिखे। ऐसा नहीं लगा कि उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। उन्होंने मुद्दों पे बात करी, बोलने का अंदाज भी उनका बेहतर है। तो मैं मतलब निजी तौर पर मुझे लगा कि अगर जिस ढंग से उन्होंने, वो अलग परिस्थिति हो सकती है, बहन जी ने क्यों नहीं वापस कर लिया, फिर दोबारा साथ ले आई हैं दूसरे बेटे को ले, यानी कि अभी एक लड़ाई, क्योंकि हमने शुरुआत आज से गई, इसके बाद बहुत सारे शोज हम दोबारा वरिष्ठ पत्रकारों के साथ करेंगे, यानी कि अभी तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर का को जो एक चैलेंज हिलना है वो तभी तो है जब जब बसपा नई लीडरशिप को खड़े करेगी, दो युवा भाई मैदान में उतरेंगे, बहन जी का संघर्ष होगा, तो वो भी एक अभी देखना बाकी है। कई चुनौतियां हैं चंद्रशेखर के सामने। पहली चुनौती ये है कि जितना बड़ा पार्टी संगठन अभी भी बीएसपी के पास है, उनके पास नहीं है। पहला सवाल। फाइनेंशियल लेवल पे अगर बात करें तो बीएसपी अभी एएसपी के मुकाबले स्ट्रोंग है उस लेवल पे। बड़े लीडर्स के नाम को लेके अगर करें तो यहाँ चंद्रशेखर ही एक बड़ा चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा वही है, एमपी हैं। बाकी नंबर उतना नहीं है। जब आप धीरे धीरे ग्रो करते हैं, जनता के बीच में काम करते हैं, पार्टी संगठन खड़ा करते हैं, तब आप इस स्थिति में आते हैं कि एक बड़े हिस्से को तोड़ के ले जाएं। चंद्रशेखर नो डाउट ग्राउंड पे बहुत काम कर रहे हैं बीएसपी के कंपैरिजन में। बहन जी के मुकाबले उनकी मोबिलिटी पूरे देश के भीतर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं वो लगातार। युवा है, बहन जी अब युवा हैं, आयु ट्रेवल हो कर चुकी सकते है, हैं। स्वास्थ्य जहां संबंधी भी समस्याओं में जहां युवा भी है। दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, मुस्लिमों के साथ क्राइम की घटनाएं हो रही हैं, जहां भी उत्पीड़न शोषण की वारदातें सामने आती हैं पूरे देश में, वो वहां ट्रेवल करते हैं, पहुंचते हैं तुरंत। ये चीज बीएसपी की तरफ से नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हमारे देश में विरासत का की एक बड़ी अहमियत होती है, सियासत में ही नहीं, समाज में भी। और वो जो विरासत, दलित सियासत की जो विरासत है, ये उसका झगड़ा बेसिकली शुरू हो गया। अब उसके असली वारिस कांशीराम जी की जो सियासत की विरासत है, उसको आगे बढ़ाया, उनकी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया मायावती जी ने, बहन जी ने। और अब अगली जनरेशन में उसके असली वारिस उनके भतीजे होंगे या चंद्रशेखर होंगे, ये तो वोटर्स ही तय करेंगे। लेकिन फिलहाल ये कंट्राडिक्शन शुरू हो गया है, ये डिवीजन शुरू हो गया वोटर्स के बीच में, जो जमीन पे बहुत तेज दिखाई दे रहा है इस समय। तो दलित वोटर्स के भीतर भी बेचैनी है, उनके नेताओं के भीतर भी बेचैनी है, और सबसे ज्यादा बेचैनी इस समय वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में दलित मुस्लिम मतदाताओं में और दलित मुस्लिम नेताओं में दिखाई देती है। ये निश्चित तौर पे एक बड़ा रोल प्ले करेगी आने वाले विधानसभा चुनावों में। समय लंबा है, 2 साल का समय है अभी। बहुत इक्वेशंस चेंज होंगे, बहुत नेता इधर से उधर जाएंगे, कुछ नए गठबंधन बन बिगड़ भी सकते हैं। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो राजेश जी, क्योंकि अभी 2 साल हैं और राजनीतिक विश्लेषकों का भी और राजनीति जुड़े लोगों का भी अगले 2 साल यही काम होना, तमाम संभावनाओं पे, तमाम चर्चाओं पे को बल मिलना। तो अब जो हम बात कर रहे हैं, शुरुआत, चूंकि मैं इसलिए आज इस पे हम इसलिए बैठे, ये शुरुआत है, एक तरह से ऑफिशियल शुरुआत है कि 2 बड़े नेता दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तो अब जो भविष्य की सभी बात हम लोग आपसे बात कर रहे थे कि क्या दलित वोट बैंक पूरा शिफ्ट हो जाएगा, क्या मुस्लिम आसपा पे चले जाएंगे, क्या जो सपा का मजबूत मुस्लिम वोट बैंक है जो लोकसभा चुनाव में बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहा, बिना मुस्लिम कैंडिडेट के भी सपा और कांग्रेस गठबंधन के साथ रहा, क्या वो सपा में ही रह जाएगा या वो बटेगा, या क्या दलितों के बंटने का जो लाभ है, आमतौर पर जब हम हिंदू मुस्लिम वोट की बात करते हैं तो वहाँ दलित वोट बैंक जब भाजपा के साथ जाता है तो वो बड़ा प्रभावी हो जाता है। कई जगहों पे भाजपा के साथ गया भी है, भाजपा के साथ नहीं भी जाए तो फिर मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम होने में भाजपा के पास दलित कई जगहों पे गए भी हैं, अच्छी संख्या में वोट दिए। तो ये जो और कई सारी चर्चा हैं, तो आपसे अगर पूछें कि क्या क्या और 3-4 संभावनाएं हो सकती हैं, क्या एक बड़ा सवाल महत्वपूर्ण राणा जी चलता रहता है कि क्या अखिलेश और चंद्रशेखर एक होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में देखा कई मंचों पर चंद्रशेखर ने खुले तौर पर कहा कि मैं चाहता हूँ अखिलेश अगर ढंग से मतलब बात करें, मैं बड़ा भाई मानता हूँ, ये तक बोला बड़ा भाई मानता हूँ। अब हालांकि स्थिति बदल गई,
अब चंद्रशेखर का कद भी अपना बड़ा हो गया, तब शायद उतना बड़ा कद नहीं था। क्या क्या और संभावनाएं जल्दी से अगर आप बताएं हो सकती है? देखिए सर, ये संभावना प्रबल है हम्म, कि अभी 2 साल चुनाव के हैं। जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उन्हें अभी अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को ताकतवर दिखाना पड़ेगा। बहुत सारी रैली करनी पड़ेगी। रैली इसलिए नहीं कि 2027 में उन्हें को चुनाव जीतना है। एक बड़ी परीक्षा उनके सामने ये भी है कि 2027 में बहुत सारे गठबंधन होंगे, जैसे इंडिया अलायंस हो गया, एनडीए हो गया, इस तरह के गठबंधन होंगे। और गठबंधन में पर्याप्त जगह पाने के लिए हमें ताकत दिखानी पड़ेगी। तो अगर हम ताकत दिखाने में सफल हुए चुनाव से पहले कि हमारे इतना दल बल है, तो हम उस संगठन में हम शामिल हो सकते हैं और पर्याप्त सीटें की मांग कर सकते हैं। हमारे पास ताकत नहीं होगी तो हम क्या सीटें मांगेंगे? 2024 के चुनाव में क्या हुआ? 2024 में अगर ताकतवर लगता कि चंद्रशेखर बहुत ताकतवर है, तो इंडिया अलायंस में वो गठबंधन में शामिल हो जाते। कहीं ना कहीं ये था कि चंद्रशेखर ताकतवर नहीं है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीतने में कामयाब रहे, लगभग 1,52,000 वोट से जीते। तो अब चंद्रशेखर के सामने चंद्रशेखर बीजेपी में नहीं जा सकते, जैसा उनका लगातार हम भाषण सुनते हैं, वो बीजेपी में नहीं जा सकते। और चंद्रशेखर चूंकि कांग्रेस अभी इतनी मजबूत नहीं है उत्तर प्रदेश में कि उन पर दांव खेल लें, तो उनके लिए अल्टीमेट बाद में जो ऑप्शन होगा, वो बाद में कहीं ना कहीं ऑप्शन सपा के साथ जाने में होगा। और सपा के साथ जाने का ऑप्शन क्या होगा कि जितने पश्चिम में चंद्रशेखर ताकतवर होंगे, इतनी भाजपा कमजोर होगी। नहीं लेकिन भाजपा एक इसलिए एक नहीं, मैं राजनीतिक बताऊंगा गलियों ना, में नहीं नहीं, एक हंसी मैं मजाक बताऊंगा बातें भी क्यों चलती मैं रही ये कि कह रहा हूँ। चंद्रशेखर और जैन से वो जो बहुत अच्छे वो जो संबंध वोटर है वो जो वोटर है वो जो वोटर है, ऐसे भी नहीं कि बसपा सुप्रीमो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी या सारा वोट वही शिफ्ट हो जाएगा। वोट जो बटेगा अभी ताकत का मामला है। बड़ी बड़ी बहुत बड़ी उनके सामने बड़े टारगेट हैं चंद्रशेखर आजाद के सामने। तो उन्हें तो करना पड़ेगा अपना, और हालांकि मेहनत कर भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2027 से पहले तो बड़ा टारगेट ये है कि हमें दिखाना पड़ेगा तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं कि हम भी ताकतवर हैं, अपने क्षेत्र में हम छत्रप हैं। और वो कहते भी हैं बार बार कि भाई हम उन पे एक ये सवाल निशान है कि वो तो क्षेत्रीय दल हैं। तो मुझे ये प्रूव भी करना है कि क्षेत्रीय दल नहीं, मैं पूरे उत्तर भारत में तमाम राज्यों में चुनाव लड़ता हूँ। हार नहीं, जीत तो हालांकि बात की हरियाणा में बात है। उनको ज्यादा वोट नहीं बात की मिले नहीं। और देखो, जगह चुनाव नहीं। चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे नहीं जरूरी कि भाई जीत जाएंगे। पर यह है कि चुनाव जो लड़ते हैं तो 1% 2% वहाँ कोई ना कोई वोट बैंक तो साथ होता है। तो अभी तो बहुत सारी चेतावनी, मतलब बहुत सारे टारगेट हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं 2027 के लिए। चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो उस समय वक्त बताएगा, क्योंकि बहुत सारे नहीं, समीकरण उस लिहाज से बनेंगे तो खैर अभी। बहुत लंबा समय है अभी तो, चूंकि और चर्चाओं का और इन सब का दौर चल रहा 2027 में, मतलब ये भी मानते हैं, ऐसा मानते भी हैं कि जितने चंद्रशेखर मजबूत होंगे, ऐसा लगता है अखिलेश यादव को, ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो ये ऐसा मानते हैं कि जितने चंद्रशेखर मजबूत होंगे, इतना उनके लिए बहुत मुफीद होगा। अब उनकी रणनीति क्या है वो तो आपको नहीं, पता हालांकि ही। मैंने कुछ सपा के तमाम युवा कार्यकर्ताओं देखा जिनकी इच्छा है, जो चाहते हैं कि चंद्रशेखर सपा के साथ गठबंधन में, कई लोगों ने बोला भी ऐसा। हालांकि मैंने कहा नहीं, बहुत दूर कोड़ियां हैं। एक मेरा नहीं से एक आखिरी कमेंट ये नेचर के कि हिसाब से ये तो ये है। भी सुनने में आया कि जयंत चौधरी की और चंद्रशेखर की बड़ी अच्छी मित्रता है। ये कई बार चर्चा रही है इसकी। देखिए, सियासत में कुछ भी संभव है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमने देखा कि सपा और बसपा का गठबंधन हुआ, वाह, गेस्ट हाउस कांड के बाद ये कहा गया कि अब कभी नहीं होगा, फिर भी हुआ। बीजेपी के साथ भी गठबंधन होता है बहुजन समाज पार्टी का, सपा के साथ भी होता है। हमने देखा इस देश में कम्युनिस्ट पार्टियां और बीजेपी भी एक मोर्चे में रहीं। बहुत पहले और रही है। हाँ, और इस देश में अलग अलग तरह के विचित्र गठबंधन बनते रहे हैं। भविष्य में जाके ये गठबंधन कैसे बनेंगे ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि यूपी के 2027 के चुनाव से पहले निश्चित तौर पे कुछ रिशफलिंग जरूर होगी, कुछ गठबंधन, कुछ मोर्चे नए बनेंगे जरूर। ये मोर्चे कैसे बनेंगे ये तय होगा बड़ी पार्टियों के रुख से। जैसे बहन जी अक्सर ये कहती हैं कि वो अकेले चुनाव मैदान में जाएंगी, तो मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि वो यूपी के चुनाव में किसी से गठबंधन करेंगी। रही बात चंद्रशेखर की, तो चंद्रशेखर के साथ सपा का गठबंधन होता है कि नहीं होता है, ये चंद्रशेखर से ज्यादा अखिलेश यादव पर निर्भर करेगा। क्योंकि बड़ा दल वो है उत्तर प्रदेश में, उनको तय करना है कि उनको बीजेपी के साथ मोर्चा बना करके लड़ना है, जिस मोर्चे में वो कई पार्टियों को शामिल कर लें। जैसे अखिलेश जी ने अभी इंडिया गठबंधन के परे जाके एकदम दिल्ली में सपोर्ट कर दिया है केजरीवाल साहब को। तो भविष्य में हो सकता है वो यूपी इलेक्शन में केजरीवाल को अपने साथ लेके आएं, चंद्रशेखर को साथ लाने की कोशिश करें, पूर्वांचल में कई छोटी पार्टियों को इकट्ठा करने की कोशिश करें, जिस तरह से अभी बीजेपी ने किया हुआ है। बीजेपी के पास
अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, निषाद पार्टी है, राजभर उनके पास है, जयंत चौधरी उनके पास है यहाँ। तो जाहिर सी बात है अकेले लड़ना बहुत आसान नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में। तो कुछ मोर्चे बनाने पड़ेंगे विपक्ष को भी, और इस मोर्चेबंदी में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी की होगी, क्योंकि वो सबसे बड़ा दल है। तो वो कितना समझौता करती है, कितना शेयर करती है दूसरे दलों के साथ, उनको कितना साथ लेके चलती है, इस पे डिपेंड करेगा। तो ये देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है अभी चंद्रशेखर जल्दबाजी में नहीं है, और उनके संबंध बहुत मधुर भी नहीं है फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि जिस तरह से उनके साथ हुआ अतीत में ये हुआ कि उनको ये संभावना थी कि सपा के साथ गठबंधन होगा, वो टिकट की डिमांड भी कर रहे थे, एन वक्त पे वो अलग हो गए। फिर ये कहा गया, ये बातें सामने आई कि जयंत जी के साथ तो उनकी केमिस्ट्री ठीक थी चंद्रशेखर जी की, लेकिन अखिलेश जी के साथ नहीं बन पाई, इसलिए वो कॉम्बिनेशन में नहीं आ पाए, और फाइनली उन्होंने अकेले लड़ने का डिसीजन लिया, उन्होंने प्रूव कर दिया खुद को। तो अभी भी ये लगता है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि वो सबसे बड़ा दल है यूपी में। तो वो ऐसा नहीं है कि वो दलितों को अपना वोटर नहीं मानते, वो दलित नेताओं को प्रत्याशी बनाते हैं। लोकसभा में बनाया, विधानसभा में भी बनाते हैं, सफलता भी मिली, दलित प्रत्याशी जीत के आए। और जनरल सीट से भी टिकट देते हैं। वो मेरठ की जनरल सीट थी, एससी के लिए रिजर्व नहीं थी, यहाँ पे उन्होंने एससी कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा। तो इसलिए नहीं उतारा कि वो उन्होंने ये मान लिया कि दलित तो बीएसपी का वोटर है, वो ये मान के चलते हैं कि दलितों में एक बड़ा हिस्सा वोट हम भी लेंगे, और हम लेने के पीछे उनकी रणनीति ये होती है कि वो उस कास्ट के कैंडिडेट्स लेके आ जाएं। तो फ्री नहीं छोड़ा उन्होंने भी। और अब दौर भी बदल चुका है सियासत का। अब वोटर्स किसी के साथ बाउंडेड नहीं है कास्ट वाइज भी। हमने देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। लोकल कैंडिडेट की कास्ट क्या है, आपके इक्वेशंस स्टेट लेवल पे क्या है, आपके किन के साथ गठबंधन है, आपकी सरकार बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये सारी चीजें वोटर्स भी कैलकुलेट करते हैं अब। तो अभी बहुत कुछ देखा जाना बाकी है। जैसे भी राणा जी ने कहा कि बहुत कुछ देखा जाना बाकी है, और 2 साल वैसे तो लंबा समय लगता है, लेकिन जो राजनीति से जुड़े लोग हैं वो जानते हैं कि बहुत लंबा समय नहीं है। इससे पहले पंचायत चुनाव भी होने हैं, तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जो जमीन है वो काफ़ी गर्म होने वाली है। हम आने वाले दिनों में राणा जी के साथ भी, राजेश शर्मा जी के साथ भी अन्य राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।